नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे को एनडीए में शामिल होने का ऑफर देकर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल को मचा दिया है। पीएम मोदी के ऑफर के मायने निकालने में चुनावी पंडित जुट चुके हैं। महाविकास आघाड़ी का दावा है कि पीएम मोदी का ये बयान साबित करता है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में हार रही है। अब पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में हार की आशंका से शरद पवार और उद्धव ठाकरे को एनडीए में शामिल होने का ऑफर दिया है, या फिर वो महाराष्ट्र में कांग्रेस के खिलाफ अभेद्य किला बनाना चाहते हैं। ये बहस का मुद्दा है। वैसे बीजेपी के लिए मराठा आरक्षण की मांग महाराष्ट्र के 48 सीटों की राह में रोड़ा भी अटका सकता है। अब देखना है कि मराठा आरक्षण का चुनाव में कितना असर होता है। इस पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पेश है। पीएम मोदी के एक ऑफर ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे को एनडीए में आने का न्योता दे दिया है। पीएम मोदी ने कहा, शरद पवार कह रहे हैं कि अगर छोटी पार्टियों को राजनीति में बने रहना है तो उन्हें कांग्रेस में विलय करना होगा। इसका मतलब है कि नकली एनसीपी और नकली शिवसेना ने कांग्रेस में विलय का मन बना लिया है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 4 जून के बाद उन्हें कांग्रेस के साथ जाने के बजाय अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से हाथ मिला लेना चाहिए। उनके सारे सपने पूरे होंगे। छोटे छोटे राजनीतिक दलों को कांग्रेस में मर्ज हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये जो नकली एनसीपी है और ये नकली शिवसेना है, उन्होंने कांग्रेस में मर्जर करने का मन बना लिया है। अब आपको मैं बताता हूं, जब 4 जून के बाद कांग्रेस में जाकर के मरने के बजाय अरे सीना तान करके हमारे अजित दादा के साथ और शिंदे जी के साथ आओ, बड़े शान से सपने पूरे हो जाएं। वहीं पीएम मोदी के बयान पर शरद पवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। शरद पवार ने ये कहते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि वो नेहरू गांधी विचारधारा को कभी भी नहीं छोड़ेंगे और मुस्लिम विरोधी रुख अपनाने वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे। की गांधी नेहरूंची विचारधारा आम्हालाची आहे आणि गांधी नेहरूंची विचारधारा ही एखाद्या समाजाच्या विरुद्ध त्यांचंच एक स्टेटमेंट भी असतं की त्या स्टेटमेंटमध्ये त्यांनी मुस्लिम समाजाचा एक वेगळा उल्लेख केला। हा देश एकसंघ ठेवायचा असेल इथे हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई, जैन या सगळ्या घटकांना एकत्र ठेवून आपल्याला हा देश पुढे न्यावा लागेल। त्याच्या एका ते 2 धर्मीय समाजाच्या संबंधी चुनावी मौसम में 48 सीटों वाली महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने ऑफर दिया और शरद पवार ने ठुकरा दिया। लेकिन इन सब के बीच कई सवाल हैं जो महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा रहे हैं। पीएम मोदी ने बीच चुनाव शरद पवार और उद्धव ठाकरे को एनडीए में आने का ऑफर क्यों दिया? पीएम के चुनावी भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस नाना पटोले, शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत और एनसीपी शरद पवार गुट के प्रवक्ता ने एक सुर में कहा कि ये बयान साबित करता है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में हार रही है। अब सवाल है कि महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी के दावे में कितना दम है। क्या सचमुच महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन खुद को संकट में पा रही है? साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 48 सीटों में से 23, तो वहीं शिवसेना ने 18 सीटें जीती थीं। अब साल 2024 के चुनाव में एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य रखने वाली भाजपा क्या महाराष्ट्र में इस बार भी 2019 जैसी सफलता दोहरा पाएगी
इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। शरद पवार ने दावा किया कि महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 में से 30 से 35 सीट पर विपक्षी महाविपक्ष आघाड़ी यानी MVA जीत दर्ज करेगी। महाविकास आघाड़ी को उम्मीद है कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी गठबंधन को बड़ा नुकसान होगा। मराठा आरक्षण को लेकर पूरा मराठा समुदाय पहले के मुकाबले ज्यादा एकजुट और अपनी मांगों को लेकर मजबूती से खड़ा है, तो ओबीसी अपने कोटे से मराठाओं के आरक्षण देने के खिलाफ है। लेकिन मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण पाने के अपने रुख पर अड़े हुए हैं। ऐसे में मराठा आरक्षण का मुद्दा लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन के भाग्य का फैसला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो महाराष्ट्र का सियासी खेल काफी उलझा हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति में है कि आखिर महाराष्ट्र की 48 सीटों में से कितनी सीटें उसकी जीत के लिए जरूरी हैं और क्या उसकी पकड़ महाराष्ट्र में इतनी मजबूत है कि वो इस पकड़ को और मजबूत बना सके। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार साथ हैं, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे भी अब तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उस बात का डर है कि महाराष्ट्र में उसकी जीत कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रही है। इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव व नेता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है शांत प्रकाश जी आपका। डॉक्टर सीमा मलिक, प्रवक्ता NCP शरद पवार ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सीमा जी। संजय द्विवेदी, प्रवक्ता शिवसेना UBT से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शांत प्रकाश जाटव जी आप भी से कर लेते हैं। ये जिस तरह का बयान प्रधानमंत्री का सामने आ रहा है और वो खुले मंच से ये ऑफर दे रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार को NDA में शामिल हो जाना चाहिए, उनके सारे सपने पूरे होंगे, क्या मायने निकाले जाएं इसके? सही मायने में अगर जनता का भला करना है तो उन सब लोगों को हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि हमारे पास में क्लियर विजन है। इनका आधा समूह तो हमारे साथ में है ही, बाकी लोग भी यदि हमारे साथ में आ जाते हैं तो इनको जो है जो मकसद जो ये चाहते हैं वो पूरा हो ही रहा है, उसमें इनकी भी जय है। इनफैक्ट उनके पीछे जो प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे जो कहने के पीछे जो कारण है, क्योंकि अजीत पवार जी का हमारे साथ में चलना, वो देख रहे हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है और ठीक इसी तरीके से शिवसेना जो किसी वक्त में उद्धव उनके उसमें थी, आज एक्चुअल शिवसेना जो है वो हमारे साथ में है। तो ये बेसिकली क्या है कि अगर प्रदेश के लिए जो डेवलपमेंट के काम है उनको अमली जाम अगर 100% पहुंचाने का काम अगर हो रहा है तो वो सीधा सीधा स्पष्ट तौर पर दिख भी रहा है और ये सब लोग उसमें अपनी भूमिका भी अदा कर रहे हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी तो साफ तौर पर इस बात को कह रही है कि जब से ये बयान सामने आया है, ये दावा लगातार ठोक रही है, UBT उद्धव ठाकरे के नेता हों या फिर शरद पवार की तरफ से नेता हों, नाना पटोले जी हों, तमाम ऐसे नेताओं के प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि वो लोकसभा चुनाव हार रही है। ठीक है, वो उनका अपना कहना है, सोचना है कि वो कुछ भी सोच सकते हैं। हमारी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा कि हम जिस मिशन और मकसद के लिए सरकार में आए, सरकार बना रहे हैं और तमाम लोग जो हमारे साथ में उसको पूरा होते हुए देख करके हमारे साथ शामिल हुए, यहाँ तक कि अपने दलों को छोड़ करके वो अपने दलों को लेकर के साथ में शामिल हुए। तो ये अपने आप में हमारे काम करने की शैली और उसको हर व्यक्ति तक, हर जरूरतमंद तक पहुंचाने की जो शैली है, उसके कारण तो आपके साथ इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का हाथ आपके साथ है, तो फिर आप क्यों चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी आपके साथ आए? आपके साथ तो ऑलरेडी शिवसेना है ही, जो आप अब तो असली शिवसेना का आपको तमगा भी हासिल हो चुका है। एकनाथ शिंदे आपके साथ, देवेंद्र फडणवीस आपके साथ, राज ठाकरे आपके साथ, अजीत पवार आपके साथ,
फिर आप क्यों चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार आपके साथ आए? हमारा कोई एडामेंसी नहीं है। आप जो कल्याण करना चाहते हैं उसका श्रेय आपको भी मिलेगा, ये पेशकश है। बाकी आप आते हैं तो भला और नहीं आते हैं तो भला, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है सीमा मलिक जी, देखिए ऑफर तो खुला दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि आ जाइए, आपके जितने सपने हैं हम उनको पूरा कर देंगे। लेकिन इधर एक तरह से जो बयान शरद पवार जी का आया है वो ये बता रहा है कि आपका जो रुख है वो अब कांग्रेस में विलय करने का है। तो ये जो दोहरी स्थिति फिलहाल बनी हुई है इसे स्पष्ट कर दीजिए। देखिए मैम, हम लोग का कोई ऐसा उन्होंने नहीं बोला कि हम कांग्रेस में विलय होने जा रहे हैं। तो कांग्रेस के साथ हम काफी सालों से हैं, 2001 से हैं हम लोग उनके साथ। और आपको पता ही है कि यूपीए में हम लोग रहे हैं और बहुत कन्वीनियंटली हमने उनके साथ सरकारें चलाई हैं और हमारी आइडियोलॉजी भी एक है। और देखिए जो प्रधानमंत्री जी का बयान आया है, मुझे तो समझ नहीं आता कि मतलब एक एक दिन में किस तरह से उनके, मतलब आप पिछले हफ्ते का पूरा देख लीजिए तो किस किस तरह के उनके बयान आ रहे हैं। शायद अगर उन्होंने कुछ काम किया होता, जैसा कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उन्होंने काम किया है, उन्होंने काम किया होता ना तो आज उनको इस बात की नौबत नहीं आती कि वो मंगलसूत्र वाले बयान उठाते, या जिस तरह से अभी देखिए कभी वो माननीय पवार साहब को खुद ही आपने पद्मश्री दिया है, खुद ही कभी उनके होम मिनिस्टर पूछते हैं कि उन्होंने काम क्या किया है, कभी आप उनको भटकती आत्मा बोलते हैं और कभी आप उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए। तो ये सब चीजें ऐसी है ना कि बौखलाहट दिखाती हैं इस पार्टी की, और उनको पता चल चुका है कि अब बुरी तरह हार रहे वो लोग। 400 पार के नारे देते थे, आज उनको 200 सीट मिलना भी मुश्किल हो रही है। तो ये जो ऑफर दिया है ये स्वीकार्य है या ठुकरा रहे हैं? जो ऑफर दिया गया है ठुकरा रहे हैं। बिल्कुल ठुकरा रहे हैं मैम, आइडियोलॉजी नहीं है हमारी उनके साथ, तो हम उनके साथ कैसे चले जाएंगे। और हमें जरूरत भी क्या है हमारी। देखिए अभी महाराष्ट्र में भी आप देखिएगा 35 सीट आएंगी कम से कम। महाराष्ट्र एमवीए की सरकार बननी है वहाँ पर, और ये बात ये लोग मन ही मन जानते हैं। ठीक है, इसलिए इन लोग का आज ये है, जिस तरह से पार्टीज को ब्रेक करा, इतना सब कुछ करा, उसके बाद भी आज ये रिजल्ट है। क्योंकि आज जो देश की अल्टीमेटली यू हैव टू गो इन जनता की अदालत जी, और जनता जो है वो महाराष्ट्र की समझती है। इस समय लोग इन चीजों से परेशान आ चुके हैं, थक चुके हैं। आज जिस तरह की ये लोग पॉलिटिक्स और पोलराइजेशन कर चुके हैं, थक चुका है ये देश जी। बिल्कुल, आज देश के लोगों को रोजगार चाहिए, महंगाई से परेशान है वो। ठीक है, आप महाराष्ट्र में देखिए कितना डिस्ट्रेस है फार्मर्स का। आज वुमेन ऑफ दिस कंट्री का क्या हाल है। ठीक है, ठीक है मैम। संजय जी, बिल्कुल संजय द्विवेदी जी, देखिए ऑफर तो आपको भी खुला दिया गया है कि आ जाइए, आपके सारे सपने पूरे करेंगे। खैर शरद पवार जी तो जाने के लिए तैयार नहीं है, आपकी क्या मंशा है? स्वीकार्य है ये ऑफर, आपको जाना चाहेंगे? देखिए ये उनका चुनावी जुमले नहीं है, तो चुनावी जुमले माननीय प्रधानमंत्री जुमले के अलावा कुछ कर ही नहीं पाते। पूरा देश जुमले चला रहा है, झूठ चला रहा है। तो जो आदमी झूठ जुमले सरकार चला रहा हो तो क्या कर सकता। जब शिवसेना तोड़ी थी उसमें उनको बाला साहब ठाकरे भी याद नहीं थे कि बाला साहब ठाकरे ने एहसान किए हैं, उनका वो है कोई, उन्होंने कुछ उनके लिए किया, कुछ नहीं था। अब उनको चुनाव के बीच में याद है, क्यों? वो जान रहे हैं कि जो उन्होंने थोड़ी सी शिवसेना, आज महाराष्ट्र की जनता और शिव सैनिक सब माननीय उद्धव ठाकरे जी के साथ है, शिंदे जी के साथ कोई नहीं है। कितनी सीटें जीतेंगे बीजेपी भी जान रही है, माननीय मोदी जी भी जान रहे हैं, या एनसीपी कितनी सीटें जीतेगी। तो जो ये पैदा हुई है, जो हो रही है, जनता उनको दिखा रही है, जनता समझा रही है उनको कि नहीं ये गलत आपने किया। एनसीपी तोड़ दिया आपने, एनसीपी तोड़ने की क्या जरूरत थी? अब शरद पवार जी की बात कर रहे हैं आप, माननीय उद्धव जी की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए बौखलाहट है ना। 10 साल में कोई काम किया नहीं। 2014 में आए थे तो बोल के आए हम ये काम करें, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, 100 दिन में हमारा काला धन वापस आ जाएगा, जीएसटी हम ला रहे हैं, सब अरबपति हो जाएंगे। सब बेचारे आज जीएसटी चक्कर में छोटे दुकानदार परेशान है और लोग परेशान है, जीएसटी परेशान है। अब नोटबंदी कर दी हमने, नोटबंदी 70 दिन में साहब बिल्कुल नोटबंदी से सही हो जाएगा, पूरा सब कुछ सही हो जाएगा। कहाँ सही हुआ? तो जो 2014 में क्या, 2019 में कहा भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात कर रहे थे। तो जितने देश के भ्रष्टाचार नहीं है वो तो सब भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए।
वो मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए। जो शिवसेना सरकार को, जब एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना सरकार चल रही, 2.5 साल सरकार चली, तो सबसे कसूरी सरकार कहते थे, 70,000 करोड़ के घोटालेबाज कहते थे। वही घोटालेबाज जो आज है, वो जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वही घोटालेबाज। चलिए जवाब ले लेते हैं। जिनके साथ में, तो ये बात नहीं है, इनके पास कोई ना कुछ मुद्दा बचा, जनता भी जान गई है, तो सारी जनता ने देख लिया, जनता ने बहुत समय दिया। अब जनता समय देने के मूड में नहीं है। जनता ने स्पष्ट अपना मन बना लिया है कि सरकार चेंज होनी है, जो नई सरकार आएगी वो देश को फ्रीडम से चलाएगी। ये जनता ने। शांत प्रकाश जाटव जी, देखिए ये कह रहे कि जो जनता है उसने बदलाव का मन बना लिया है, और पवार जी ये दावा कर रहे हैं कि 48 सीटों में से 35 सीटें कम से कम उनकी होंगी। लेकिन यहाँ पर एक पेच ये भी फंस रहा है कि जिस मराठा आरक्षण को लेकर तमाम तरह से कोशिश की जा रही थी, अब ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं आपको लगता है रोड़ा बन सकता है, क्योंकि अभी तक ये मामला शांत नहीं हुआ है और साफ तौर पर जनता कह रही है कि आरक्षण से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। आपको लगता है मराठा नाराज हैं महाराष्ट्र में, भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं अपनी? देखिए, आरक्षण के मामले में प्रधानमंत्री जी ने एक बात स्पष्ट करी, जिसको जो मिल रहा है किसी सूरत में उनके जीते जी नहीं बदला जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आरक्षण के मामले में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से स्पष्ट है कि आरक्षण के साथ में जो भी आरक्षण तय है उसमें किसी प्रकार की कोई भी कटौती करना या खत्म करने का जो मामला है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का ये मिशन या मकसद भी है कि आरक्षण, देखिए जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए तय किया गया है। जाहिर सी बात है कि जब हम मुफ्त भोजन दे रहे हैं, मुफ्त मकान दे रहे हैं, तो जहाँ आवश्यकता आरक्षण की, तो वहाँ आरक्षण के लिए भी हम लोग जो है सबके साथ में है। लेकिन इस समस्या से निकलेंगे कैसे सर? इस समस्या से निकलेंगे कैसे? ये तो धर्म संकट वाली चीज है ना भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक तरफ ओबीसी को नाराज भी नहीं करना है, फिर मराठाओं को भी नाराज नहीं करना, और मराठा साफ तौर पर कह रहे हैं कि ओबीसी कैटेगरी में उनको आरक्षण चाहिए। देखिए, ये सब चीजें जो है बैठ करके तय होती हैं, चर्चाएं करने के बाद तय होती हैं। इसमें चुनाव में कोई वायदा कर देना और फिर बाद में उसके ऊपर जो है उस पर कोई निर्णय नहीं लेना, वो होता है वायदा खिलाफी। जो भी चीजें हैं, जिस प्रकार की भी चीजें हैं, एक समूह ने जिस चीज की मांग की है तो स्वाभाविक बात है उस पर बैठ करके चर्चा की जाएगी, और बैठ करके जो भी निर्णय होगा सर्वसम्मति से वो तय होगा। सीमा जी, लग रहा है ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ना जाकर डिसफेवर में जा रहा है, और इससे बहुत बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं हो सकता है। देखिए मैम, उनको बिल्कुल नुकसान होगा, और वो नुकसान इसलिए होगा कि जनता आज की बहुत समझदार है। जिस तरह से इन्होंने दोनों बोथ द कम्युनिटीज का मैं कहूंगी, चाहे ओबीसी हो चाहे मराठाज हो, दोनों को ही इन्होंने किस तरह से बेवकूफ बनाया मैं कहूंगी, या हमने शुरू से देखा है। पहले इन्होंने एक महीने का टाइम दे लेके किस तरह से उस रिजर्वेशन इशू को टाला। पहले उन्होंने कुनबी सर्टिफिकेट देना शुरू करा मराठास को, एंड काफी दिन तक दिया, और उसके बाद सडनली अब ये 10% हम दे रहे मराठास को। और देखिए कि सबको पता है ये बात कि एक 50% का कैप है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 50% का कैप दिया हुआ है, और उसमें भी महाराष्ट्र में हम उससे आगे निकल रहे हैं। तो ये रिजर्वेशन का लागू होना बहुत मुश्किल काम है। और देखिए, जो माननीय पवार साहब ने सबसे पहले ही ये बात सजेस्ट करी थी कि अगर वाकई आप रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो आपको पार्लियामेंट में ये चीज को उठाना चाहिए, विधानसभा का सेशन बुलाना चाहिए, पार्लियामेंट में उसके बाद पार्लियामेंट में वो चीजों को आपको रखना चाहिए, और कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे इसके लिए। ओनली देन यू कैन गिव। ठीक है, चाहे तो ये कर सकते थे। देखिए, अगर इनको दिल्ली में जब LG वाला मैटर हुआ था, दैट इज अबाउट द ट्रांसफर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, इन्होंने एक दिन में अमेंडमेंट कर दिए, एक दिन में रूलिंग चेंज हो गई। तो अगर ये वाकई करना चाहते थे तो इनको अमेंडमेंट्स करने चाहिए थे, जो इन्होंने नहीं करे, और ये टालते रहे। अब ये जो 10% का रिजर्वेशन आप दे रहे हैं, ये बात उनको मराठास को भी पता है, सबको पता है कि इसका लगना कितना मुश्किल है, बिकॉज देयर इज अ कैप ऑफ
50% फ्रॉम द सुप्रीम संजय कोर्ट। द्विवेदी जी, क्या लग रहा है आपको कि ये जो पूरा मामला है ये आपके पक्ष में जा सकता है? कहीं ना कहीं एक राहत भरी सांस ले रहे हैं कि मराठा आरक्षण के चलते भारतीय जनता पार्टी की नैया फिलहाल डावाडोल दिख रही है? यदि आरक्षण के अलावा बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो 10 साल में जिनका इन्होंने कोई काम नहीं किया। 2 करोड़ नौकरी पर यह देने की बात इन्होंने कही थी। आज 10 साल में कम से कम 20 करोड़ हमारे जो युवा है और जो हमारे युवा साथी जो है, नवयुवक जो है, उनको नौकरी मिल गई होती अगर ये अपने वादे पर आए थे। अभी गारंटी की बात तो मोदी जी कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बता रहे थे कि साहब गारंटी की बात नहीं करनी, तो गारंटी तो मानिए प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनिए। हम तो शायद जिंदगी में ऐसा प्रधानमंत्री देखे ही नहीं होंगे। संवैधानिक पद में मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्षमा करें, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री मैंने देखा ही नहीं है जिनके पास अपनी उपलब्धि कोई है ही नहीं। ठीक है सर। कांग्रेस की बता रहे हैं, उनकी बता, ठीक है सर, झूठ बोल रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं। चलिए कभी कहते हैं साहब मंगलसूत्र बेच देंगे, कभी कुछ कहते हैं। तो इस तरह का भाषण दे रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। कभी उद्धव जी का नाम ले देते हैं कि हमारी पार्टी। ठीक है सर, चलिए माफ कीजिएगा संजय जी, मेरे पास वक्त की कमी है, अब मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी, माफ कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। पक्ष पे पक्ष में इतना ही, नमस्कार।